हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में 27 जनवरी को, उसके सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x प्लस 3 अनुपाते 5x प्लस 4 का 3 अनुपाते 4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। यक्स का वर्ग क्या होगा वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको भी बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर ये अनुपात दिया है। अगर अनुपात दिया है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 बटे में 5x प्लस 4। और ये कह रहा है कि ये 3 अनुपाते 4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है, अर्थात ये 3 बटे 4 का अगर इसका घन कर दिया जाए तो इसका अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसका घन कर लेते हैं। तो अगर 3 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 4 का करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस इक्वेशन से अगर आप x का मान निकाल लेते हैं और उसका अगर वर्ग कर देंगे तो जो मान आपका आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे कैसे? तो अगर आप इक्वेशन के साथ खेलना जानते होंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं 12 का मान x का मान जो है वो 12 रख दूँ तो सीधे सीधे मुझे 27 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 12 दूना के 24 और 3 जोड़ा तो 27 हो गया। यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार 12 रख करके। तो x का मान 12 रखा, 5 से गुना किया तो ये 60 हो गया, 60 में 4 जोड़ा तो ये 64 हो गया। अर्थात 12 का मान जो x का मान जो मैंने 12 निकाला है ये बिल्कुल सही होगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसका ऐसे तिर्यक गुणा करके भी इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर इसको गुणा करने लग जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप गुणा कर पाएंगे। इसलिए आप इसको फाइंड करना सीखिए, बड़े ही आसानी से इसको आप कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। यहाँ से देखिए जैसे कि ये 2x प्लस 3 इसको 27 के पास हमको लेकर के जाना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि 3 इसमें से अगर 27 में से घटा दूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 से अगर मैं भाग दे दूंगा 24 में तो ये मेरा 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं 12 का मान यहाँ पे रखूँगा तो मुझे 27 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हर एक कंडीशन में ये सही नहीं होता है। इसको आपको आ करके यहाँ नीचे भी चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर भी x का मान 12 रखने के बाद ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर देता है मतलब कि दोनों जगह x का मान जो है वो बराबर हो जाता है, तब जा कर के x का मान आपका सही वाला निकलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास x का मान निकल करके 12 आ गया और x का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो x का वर्ग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। x का वर्ग क्या हो जाएगा 12 गुना 12, और पता है आपको कि 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, और 144 ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपये में बेच दिया गया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो 100 रुपये है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। मैंने अपने मर्जी से 100 रुपये मान लिया इसको। ये कह रहा है कि पहले 20% की छूट दी गई, इसमें से 20% की छूट दे दीजिए। तो 100 रुपये में से अगर 20% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 का 20% ये 20 हुआ। इसका मतलब कि ये 80 रुपये हो जाएंगे अगर 20 का छूट दे दूंगा तो। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि 10% की और छूट दे दी गई, तो इस पर 10% की और छूट दे दो। तो इसका 10% अगर हम कम करेंगे तो कितना होगा 80 का 10% 8 हुआ। अगर 8 कम करेंगे तो ये हो गया 72 रुपये। कितना हुआ 72 रुपये। इसका मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 72 रुपये हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 72 नहीं बल्कि ये जो है वो 954 रुपये है। कितना है 954 रुपये। तो 954 72 का कितना गुना है ये हमें पहले ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करते हैं पहले। तो 954 बटे में 72, 9 से भाग करते हैं इसमें, 9 मठा 72, 9 में काम 9, 9 6 का 54, 2 से भाग करते हैं, 2 5 10, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। मतलब कि ये 72 का 53/4 गुना है। कितना है 53/4 गुना है 72 का। वैसे ही इस मार्क प्राइस का भी हम लोग 53/4 गुना कर लेंगे। तो 100 गुना 53/4 कितना हो गया, ये हो गया 25, और 25 का 53 में गुणा करेंगे तो 25 तिका 75, हाथ में 7, 25 5 125, 130, 132 हुआ।
1325 रुपये जो है उसका मार्क प्राइस था। इसलिए जो ऑप्शन ए में दिया है 1325 रुपये, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका मूलधन क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे? तो इसमें दो चीज़ें दिया है, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि पहले तो दिया है इसमें कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI है वो 10% है। कितना? 10% का। तो अगर हम लोग 2 वर्ष के लिए लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21% का। कैसे? तो चक्रवृद्धि ब्याज को अगर 2 वर्ष के लिए लगाना होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर x% का चक्रवृद्धि ब्याज लगाना हो तो 2 वर्ष के लिए लगाएंगे तो ये हो जाता है 2 गुना x प्लस x² बटा में 100। ऐसे करके आप 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। वैसे ही मैंने 10% का निकाला, 10% का निकाला ऐसे, तो 2 गुना 10 प्लस 10 का वर्ग किया, ये हुआ 1000 बटा में 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 21% मिल जाएगा। इसका मतलब कि 10% का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21% होगा। और अगर साधारण ब्याज की बात करें हम लोग कि साधारण ब्याज कितना होगा 10% का, तो 10% जो साधारण ब्याज है इसका अगर 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो वो 20% होगा। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड होता है, साधारण ब्याज में कंपाउंड नहीं होता है। अगर 3 वर्ष के लिए निकालना होगा तो ये 30% हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये 40% हो जाएगा। लेकिन हमें केवल 2 ही वर्ष के लिए निकालना है तो ये केवल कितना हो जाएगा? ये 20% हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि क्या कि जो CI है और SI है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है, इसका 2 वर्ष में अंतर कितना आ रहा है? तो इसका अंतर जो है वो 1% का आ रहा है। और ये कह रहा है कि जो वास्तविक अंतर है वो कितना है? तो ये है 1 रुपये का। कितने का है? 1 रुपये का। तो 1% जब 1 रुपये के बराबर है तो 100% कितने रुपये के बराबर हो जाएगा? तो जो 100% है वो 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो मूलधन है वो 100 रुपया होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 2000 रुपये के मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये पिछले वाले ही सवाल की तरह है, लेकिन इसमें 2 वर्ष के लिए दिया था, इसमें 3 वर्ष के लिए दे दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहली बात तो इसने दिया है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपये है, मतलब कि इसका मूलधन जो है वो 2000 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का मतलब मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है कि मूलधन गुणता 1 प्लस R बटा में 100 की पावर T, कितना समय लगा है वो। तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2000 गुना 1 प्लस जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10% की है, बटा में 100 की पावर, समय जो है वो 3 वर्ष के लिए है तो यहाँ पर 3 हो गया। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2000 गुणते ये हो जाएगा 11 बटे में 10 गुना 11 बटे में 10 गुना 11 बटे में 10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 ये कट गया, और इसका 11 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। इसमें 2 से गुना किया तो ये हो गया 2662। इतना निकल करके आ गया हमारा प्रिंसिपल। जो अमाउंट है वो निकल करके आ गया 2662। तो CI कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? तो 2662 में से 2000 घटा दीजिए तो कितना हुआ? 662 रुपया। ये हमारा CI निकल करके आ गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ गया। इसके बाद हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का बहुत ही आसान सा फार्मूला है। मूलधन कितना है? 2000 रुपये। दर कितना है? 10%। समय कितना लगा? 3 साल का, बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा और ये इसका गुणा किया तो मैंने ये प्राप्त हुआ हमें 600 रुपये। मतलब कि जो साधारण ब्याज है ये प्राप्त हुआ 600 रुपये, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो प्राप्त हुआ 662 रुपये। और ये पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो घटा दीजिए 662 में से 600 रुपये घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 62 रुपये।
और 62 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर यक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये का था, यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, तो यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड लाभ में साझेदारी का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तीनों का लाभ में साझेदारी कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो 3 लोग हैं, कौन कौन, यक्स है, वाई है और जेड है। और पहला कंडीशन इसमें दे रहा है कि यक्स का हिस्सा जो है वो जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया कि जो जेड है इसका हिस्सा ए है, तो यक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो इससे 400 रुपये कम, तो ए माइनस 400 रुपये हो जाएगा ए का हिस्सा। दूसरा कंडीशन इसने दिया है कि जो वाई का हिस्सा है वो जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। तो यदि जेड का ए हिस्सा है तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए माइनस 200 रुपये। ए में से 200 रुपये घटा देंगे तो ये हो जाएगा वाई का हिस्सा। इस तरह से तीनों का हिस्सा हम लोगों के पास प्राप्त हो चुका है और ये कह रहा है कि जो कुल लाभ है वो कितने का है, 3000 रुपये का। तो अगर हम लोग सबको जोड़ देंगे तो पूरे लाभ के बराबर हो जाएगा ये। तो इसको चलिए जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 3a माइनस ये माइनस 400, ये माइनस 200, ये हो गया माइनस 600 रुपये। और ये कितने के बराबर है, तो ये बराबर है 3000 रुपये के। यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3a, यहाँ से माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया 3600 रुपये। ए का मान कितना हुआ, 1200 रुपये। ए का मान कितना हुआ, 1200 रुपया। अर्थात जो जेड है इसका लाभ कितना है, तो इसका लाभ है 1200 रुपये। जो वाई है इसका लाभ कितना है, तो 1200 माइनस 200 1000 रुपये। और जो यक्स है इसका लाभ कितना हुआ है, तो 1200 माइनस 400 रुपये 800 रुपये। और इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये, 2 जीरो से ये, 2 जीरो ये हुआ और 2 से भाग दीजिए तो ये हुआ 4 और ये हुआ 5 और ये हुआ 6। अर्थात 5 अनुपात 4 अर्थात 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 जो है वो इनका लाभ का अनुपात हो गया। और ये दिया हुआ है अनुपात यहाँ पर सी में 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता का औसत 36 वर्ष है और बच्चों का औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही सरल सा सवाल है, इसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर ये दिया है कि माता और पिता की औसत आयु जो है वो फादर और मदर की जो औसत आयु है ये 36 वर्ष है। तो माता और पिता की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 36 गुना 2 बराबर में 72 वर्ष हो जाएगी। इन दोनों की कुल आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 72 वर्ष। और इसने दिया है कि बच्चों की जो औसत आयु जो है वो 10 वर्ष है। कितनी है, 10 वर्ष है। लेकिन घर में बच्चे कितने हैं, तो घर में बच्चे हैं 3 ठो। कितने हैं, 3 ठो। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 गुना 3 बराबर में 30 हो जाएगी। कितनी हुई, तो इनकी आयु जो है वो 30 वर्ष हो गई। और अगर सबको हम लोग जोड़ देंगे तो पूरे परिवार की आयु निकल करके आ जाएगी। तो हम लोग जोड़ देते हैं 72 में 30, 72 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102 वर्ष। कितना हुआ, टोटल आयु जो है वो कुल 102 वर्ष हो गई। और ये पूछ रहा है कि औसत कितना है परिवार का। तो औसत में कुल 5 लोग हैं, तो 102 में 5 से भाग दे दीजिए। 102 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10 हुआ, ये 2 पंचों का 20, मतलब कि 20.4 जो है वो उस परिवार का औसत हो गया। और 20.4 ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुओं को 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपये था। यदि लेन देन में कोई भी लाभ अथवा हानि नहीं हुई है तो 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना होगा उन 6 वस्तुओं का, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो कुल वस्तुएं जो हैं वो 18 हैं और प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य कितना है, 15 रुपये। तो कितना है, 15 रुपये। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 18, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 9
दूना 9 गुना 2 गुना 15, 15 दूना 30, 29 27, ये कुल मूल्य जो है वो हो गया 270 रुपये। कितना हुआ? कुल मूल्य जो है वो 270 रुपये हो गए। और ये कह रहा है कि 12 वस्तुएं जो हैं वो उनका क्रय मूल्य जो है वो 16 रुपये है। तो जो 12 वस्तुएं हैं इनका क्रय मूल्य 16 रुपये है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 12 वस्तुओं का? तो 16 दूना के 32, 3, 16 एकम 16, 3, 19, ये हो जाएगा 192 रुपये। मतलब कि 18 वस्तुओं में से 12 वस्तुओं का जो मूल्य है वो इतना हो गया। तो जो 6 वस्तुएं बची हैं उनका मूल्य कितना होगा? तो जो 270 है इसमें से 192 घटा देंगे। 270 में से 192 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 78 रुपये बचेगा। और ये कह रहा है कि ये जो 6 वस्तुएं हैं इनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है? तो 6 वस्तुओं का मूल्य जो है वो 78 रुपये है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 78 बटे में 6, 6 एकम 6, 6 तिरा के 18, मतलब कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो है वो 13 रुपये होगा। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी इसे इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि सभी मिलकर के इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हों? तो सी कितने दिन में काम पूरा करेगा ये हमें ज्ञात करना है, और ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें 3 लोग हैं। कौन कौन है? ए है। तो ए जो है वो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर रहा है। और जो बी है ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? तो ये जो है 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है। और तीनों लोग मिल करके अर्थात ए, बी और सी, ये तीनों मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये तीनों मिल करके इस काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो मैंने अपने सुविधा के अनुसार इसको मैंने मान लिया कि कुल काम जो है वो 24 है। आप ये कहेंगे कि 24 मैंने क्यों माना? तो मैंने अपनी सुविधा के लिए मान लिया, क्योंकि जब मुझे भाग देना पड़ेगा 8 से, 12 से और 3 से, तो ये पूरी संख्या कट जाए, इसीलिए मैंने इसको 24 माना। आप जो चाहें वो मान सकते हैं। आप चाहें तो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जो चाहे आप मान सकते हैं। मैंने क्या किया कि ये जो संख्याएं हैं 8, 12 और 3, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला और इसका लघुत्तम समापवर्तक हुआ 24, और इसीलिए मैंने मान लिया कि जो पूरा काम है वो 24 है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, और इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो अगर मान लिया मैंने कि टोटल काम जो है वो 24 है और ए जो है वो 8 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 24 में 8 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3, अर्थात ए जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा। वैसे ही अगर कुल काम 24 है और बी जो है वो 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो एक दिन में ये 2 काम करेगा। वैसे ही अगर तीनों की बात करें तो तीनों लोग जो हैं वो 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में ये तीनों लोग मिल करके 8 काम कर लेंगे। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर के अगर 8 करते हैं तो सी जो है वो कितना करेगा? तो 8 में से इस 5 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 काम। मतलब कि जो सी है वो एक दिन में कितना काम करता है? तो एक दिन में सी जो है वो 3 काम करता है, और पूरा काम कितना है? 24 है, और इसको सी को अगर करना पड़े तो कितना समय लेगा? 24 बटा में 3 बराबर में 8 दिन। जो सी है वो कितना समय लेगा? तो ये लेगा 8 दिन, और जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है 8 दिन, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किमी की दूरी को 60 किमी प्रति घंटा और अगले 12 किमी की दूरी को 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो यात्रा का औसत चाल कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग आसानी से ही ज्ञात कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि औसत चाल कितना होगा, तो औसत चाल निकालने के लिए हमें औसत दूरी पता होनी चाहिए, कुल दूरी कितनी है वो पता होनी चाहिए, और कितना कुल समय लगा वो पता होना चाहिए, तब हम जा करके औसत चाल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग दूरी निकालते हैं कि कितनी दूरी चला है इसने। तो पहले इसने चला 120 किलोमीटर, उसके बाद फिर चला इसने 12 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई? तो ये दूरी हो गई 132 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग दूरी निकालेंगे कि पहले वाले कंडीशन में इसको कितना समय लगा था और दूसरे वाले कंडीशन में इसको कितना समय लगा था। तो पहले वाले कंडीशन में ये जो है 120 किलोमीटर की दूरी तय किया था, किस स्पीड से? तो ये 60 किलोमीटर की स्पीड से दूरी तय किया था, मतलब कि इसमें इसको 2 घंटे का समय लगा था पहले वाले कंडीशन में।
उसके बाद दूसरे वाले कंडीशन में इसको कितना समय लगा था, तो दूसरे वाले कंडीशन में इसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसने तय किया था। तो इसको कितना समय लगा था, तो 4 तिका 12, 4 दूना का 8, मतलब कि 8/3 घंटे इसको समय लगा था। तो कुल समय इसको कितना लगा था, तो कुल समय लगा था 2 + 3/20, 20 दूना के 40, 40 और 3 43/20। इसको कुल 43/20 घंटे का समय लगा था। कितना लगा था, 43/20 घंटे का समय लगा था। और अगर हमें औसत चाल निकालनी है कि औसत चाल कितनी है, तो कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे तो औसत चाल निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हुई थी, 132 हुई थी। और कुल कितना समय हुआ था, तो कुल समय हुआ था 43/20। कितना हुआ, 43/20 हुआ था। यहाँ से 20 कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेट करके आप यहाँ से औसत चाल जो है वो निकाल सकते हैं। औसत चाल निकालेंगे कैसे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हुआ 0, 4, 6 और 2, 264/43 हुआ। इसको भाग दीजिए तो ये 6 बार जाएगा, 6 चौका 24 हुआ, 2 बचा 24, 6 तिरी 18, 18 और 6 24, ये 60 हुआ, ये हुआ 6। और उसके बाद यहाँ पर एक बार जाएगा, मतलब कि 61 दशमलव इसमें कुछ आने वाला है। और 61 के बाद जो है संख्या यहाँ पर दी गई है 61 दशमलव कुछ 61.39, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो कारों की चाल का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किमी की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल क्या है, दूसरी कार की चाल क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो चाल का फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो पहली कार जो है वो किस चाल से चल रही है, तो इसका चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी कितनी है 500 मीटर, 500 किलोमीटर। और इस समय कितना लिया 10 घंटे, तो इसकी चाल कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। पहली कार की स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर दे रखा है कि जो कार पहली कार है और दूसरी कार, इसका जो अनुपात है वो कितना है, तो इसका अनुपात है 10:11। और ये जो 10 है इसका वास्तविक मान कितना है, तो इसका वास्तविक मान जो है वो 50 है। इसका मतलब कि ये 5 गुना इसका वास्तविक मान है। तो इसका भी हम लोग 5 गुना कर देंगे, तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो दूसरी कार है इसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो इसकी चाल जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर होगी। और 55 किलोमीटर पर आवर जो है वो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेमी त्रिज्या के एक गोले को 3 सेमी त्रिज्या के एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो गोले की त्रिज्या इसने कितना दिया है, तो गोले की त्रिज्या इसने दे रखा है 9 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, तो बेलन की त्रिज्या इसने दिया है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और अगर गोले से इसको बेलन में ढालना है, इसका मतलब कि इसका आयतन जो है वो, जो इसका वॉल्यूम है वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, इसमें केवल त्रिज्या ही बदलेगी इसमें। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका आयतन निकालेंगे सबसे पहले। और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो 4/3 गुना पाई और आर का मान 9 यहाँ पर रखेंगे, तो 9 गुना 9 गुना 9 ये हो गया। और यहाँ से बेलन का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुना आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना एच। और आयतन जो है वो बदलेगा नहीं, मतलब कि आयतन जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। और यहाँ अगर आयतन बराबर हो गया तो फिर यहाँ से हमें एच का मान निकाल लेना है, और जो एच का मान आएगा वही हम लोगों का आंसर होने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पाई से ये पाई कट गया, ये 3 तिला का ये 9 हुआ, और 9 से यहाँ से एक 9 कट गया। ये 3 है, 3 से इसको काटा तो ये 3 हो गया, और ये हो गया 3 9 27 हो गया 27, और ये हो गया 4 बराबर में, ये हो गया एच। और 27 में अगर 4 से हम लोग गुना करें तो क्या हो जाएगा, 4 7 28, 2 4 दूना के 8, 8 दूना 8 और 2 10।
मतलब कि जो बेलन की ऊंचाई है वो हो जाएगी 108 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी में दिया है 108 सेंटीमीटर, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान सा ही सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसमें दो कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित हो, तो सबसे पहले निकालेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 पर 3 जीरो, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन हमें निकालना है कि 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 6 से इसमें भाग दीजिए और रिमाइंडर पता करिए कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसका शेषफल कितना आ रहा है वो हमें पता करना है। तो 6 से भाग दीजिए, तो 6 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 6 कम 6 40 हुआ, फिर 6 से भाग दिया तो 36 हुआ, फिर शेषफल जो है वो 4 बचा यहाँ पर। मतलब कि यहाँ से रिमाइंडर जो है वो हमें 4 मिल करके आया। कितना मिला? 4। तो इस 4 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या ये संख्या पूरी तरह से 6 से विभाजित हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1000 में अगर 2 जोड़ दें तो जो संख्या हमें मिलेगी 1002, ये संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, और यही हमें फाइंड करना था। इसके बाद दूसरा कंडीशन इसने दिया है कि एक संख्या 5 अंकों की है जो कि सबसे छोटी संख्या है और 11 से वो विभाजित होने वाली है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या होगी? 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो लगा देंगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। चूँकि हमें पता करना है ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो, तो इसको 11 से भाग दीजिए और उसके बाद रिमाइंडर फाइंड करिए कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका शेषफल क्या आ रहा है। कोई नहीं, भाग देते हैं। तो 9 बार जाएगा, 11 निमा 99, 1 हुआ, ये 0, 10 हुआ, फिर ये 100 हुआ, 11 निमा 99, 1 बचा। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है हम लोगों को मिल करके आया 1, और अगर इसमें 10 जोड़ दें हम लोग तो ये संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 10,000 में अगर हम लोग 10 जोड़ दें तो जो संख्या मिलेगी ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हम लोगों को मिल जाएगी 10,010। कितनी होगी? 10,010 ये संख्या हो जाएगी, जो कि 5 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग निकाल दीजिए। तो इसके अंकों का योग हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। कितना हुआ? 2। और फिर कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल निकाल दीजिए। तो 3 गुना 2 कर दीजिए और ये हो जाएगा 6। कितना हुआ? 6। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा थी। यदि बच्चों की संख्या आधी हो तो प्रत्येक बच्चों को 16 पुस्तकें प्राप्त होंगी। तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने पुस्तकें वितरित की गई थीं। तो कितने पुस्तकें वितरित की गई थीं ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बच्चों की संख्या कितनी है। तो बच्चों की संख्या मैंने मान लिया कि बच्चों की संख्या जो है वो x है, और ये कह रहा है कि जितने बच्चे हैं उनका 1/8 जो है वो उनको पुस्तकें मिल रही हैं। तो अगर बच्चे x हैं तो इसका अगर 1/8 में निकालूं तो कितना होगा? ये हो जाएगा x/8। अर्थात प्रत्येक बच्चे को कितने पुस्तक मिले? तो प्रत्येक बच्चे को x/8 पुस्तकें मिली। इस तरीके से कुल कितने पुस्तकें बांटी गई? तो x गुना x/8, मतलब कि x² 8 पुस्तकें जो हैं वो कुल बांटी गई थी। और इसमें दूसरी शर्त ये दे रहा है कि अगर बच्चों की संख्या जो है वो आधी कर दी जाए, मतलब कि बच्चों की संख्या अगर x/2 हो जाती है तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तक मिलती है। कितनी मिलती है? तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से कितनी पुस्तकें जो है वो कुल बांटी गई थी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? x/2 गुना में 16। तो x/2 गुना 16 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 8x।
मतलब कि कुल पुस्तकें जो हैं वो कितनी बांटी गई थी, 8x पुस्तकें बांटी गई थी। तो जो बांटी गई पुस्तकें थी उनकी संख्या तो दोनों जगह ही बिल्कुल समान होने वाली है, दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल समान होगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ की जो पुस्तकों की संख्या है और यहाँ की जो पुस्तकों की संख्या है इसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मैंने कर दिया x स्क्वायर बटा में 8 बराबर में ये हो गया 8x, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से x कट गया, उसके बाद x का मान 8 गुना 8 बराबर की 64। कितना हो गया, x गुना 8 बराबर में 64 हो गया। मतलब कि जो बच्चों की संख्या है वो कितनी निकल करके आ गई, हमें 64 निकल करके आ गई। और इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने पुस्तकें वितरित की गई हैं, कितनी पुस्तकें इसमें कुल वितरित की गई हैं। तो कितनी पुस्तकें वितरित की गई हैं, तो इसमें कुल 8x पुस्तकें जो हैं वो वितरित की गई हैं। तो 64 में हम लोग फिर 8 से गुणा कर देंगे। तो 64 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 64 में 8 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 512। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि 100.82 रुपये है। 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेटें खरीद सकता है। तो कितनी चॉकलेटें खरीद सकता है, ये बहुत ही आसान है निकालना। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि उसके बैंक खाते में कितनी राशि है, तो उसके बैंक खाते में है 100 रुपया, 100.82 रुपये उसके बैंक खाते में है। इसने जमा कितना किया, तो जमा किया इसने 74.35 रुपये। तो कुल इसके खाते में कितना पैसा हो गया, तो 5 और 2 ये 7 हुआ, 8 और 3 11 हुआ, ऊपर गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 7 और ये हुआ 1। मतलब कि 175.17 रुपये उसके खाते में वर्तमान में है। कितना, 175.17 रुपये। लेकिन इसने क्या किया कि 50.17 रुपये वो निकाल लिया अपने खाते से। तो इसको इसमें से घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं 50.17 रुपये। तब कितना बचा, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ और ये 1 हुआ। अर्थात अब उसके खाते में कुल 125 रुपये बचे हैं। और ये पूछ रहा है कि जितनी राशि उसके खाते में है उससे 5 रुपये वाली वो चॉकलेट कितनी खरीद सकता है। तो इस 125 रुपये में 125 रुपये में अगर 5 से हम लोग भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि कितनी राशि कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। तो भाग दीजिए, 5 दूना के 10 और 5 बचा 25। अर्थात वो 25 चॉकलेट जो है वो इस रुपये से खरीद सकता है, और 25 दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या है जिससे प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 8 प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, क्योंकि ये कह रहा है कि शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से हम 8 घटा देंगे। तो 8 घटा दीजिए सब में से, तो ये हो जाएगा 110, इसमें से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120, इसमें से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 168, इसमें से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो कि इनसे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, कौन कौन सी, 12 से, 20 से और 24 से, ये पूरी तरह से विभाजित हो जानी चाहिए। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सी विभाजित होगी। क्या 110 12 से विभाजित हो सकती है, कभी नहीं होगी। 120 विभाजित हो सकती है, हाँ हो जाएगी। लेकिन 20 से भी विभाजित होगी, हाँ 20 से भी हो जाएगी। ये 24 से भी विभाजित होगी, हाँ 24 से भी हो जाएगी। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया था। इस प्रकार की एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया था और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया था। तो कुल लाभ प्रतिशत उसका ज्ञात कीजिए कि उसको कितने % का लाभ हुआ था, ये हमें ज्ञात करना है। इसको भी हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कि उस वस्तु का सीपी जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है। अच्छा 100 रुपया क्यों माना मैंने 100 रुपया बस इसीलिए माना ताकि अगर 100 रुपये का कोई भी मुझे परसेंटेज निकालना हो तो बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज का सवाल है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहें तो x मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, 100x मान लीजिए, जो चाहे आप मान सकते हैं। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको 100 मान लिया।
और ये कह रहा है कि इसके क्रय मूल्य पर 125% जो है वो अधिक अंकित किया गया है। तो इसका 25% मैं अधिक कर देता हूँ, तो 100 का 25% अगर अधिक करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 रुपये। अर्थात उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो 125 रुपया हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो ये दो वस्तुएं हैं, इसमें से एक वस्तु जो है इसको 20% के लाभ पर बेचिए। तो अगर 20% निकालेंगे 125 का, तो ये कितना होगा, 125 का 20% हो जाएगा 25 रुपये। ये हो जाएगा 125 रुपये। तो ये कितना पर बेच दिया एक वस्तु को, इसने बेच दिया 150 रुपये पर। कितने पर, 150 रुपये पर। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 125 गुने 20% का मतलब 1/5, 5 दूना के 10, 5 25 25, सही है। मतलब कि एक वस्तु को इसने 150 रुपये पर बेच दिया, और जो दूसरी वस्तु है इसको इसने क्या किया कि 10% की हानि पर बेचा। 125 का अगर 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 12.5। मतलब कि 125 में से 12.5 आप कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। इसने एक वस्तु को 150 रुपये में बेचा और दूसरी वस्तु को जो है वो 112.5 रुपये में बेचा। तो इसने टोटल कितने रुपए का इसने आमदनी कर ली, तो इसको जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 दशमलव यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 और 5 और 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। कितना, तो ये कुल 262 रुपये 50 पैसे को में इसने कुल दो वस्तुओं को बेचा है। और इसको दो वस्तुएं खरीदने में लगा पैसा कितना था, तो इसने एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था, तो दो वस्तुओं को खरीदने में इसको कितना पैसा लगा होगा, तो 100 गुना 2 बराबर में 200 रुपये इसको खर्चा आएगा होगा खरीदने में। और दो वस्तुओं को इसने बेचा कितने में था, तो इसने बेचा था 262 रुपये 50 पैसे में। इसको फ़ायदा कितने का हुआ, तो इसको फ़ायदा हुआ 62 रुपये 50 पैसे का फ़ायदा इसको हुआ था। तो 200 रुपये में फ़ायदा हुआ इसको एक 62 रुपये 50 पैसे का, तो 100 रुपये में कितने का फ़ायदा होगा, तो 100 रुपये में फ़ायदा हो जाएगा इसको 31 रुपये 25 पैसे का। और परसेंटेज जो है वो 100 रुपये पर ही निकाला जाता है, इसका मतलब कि इसको 31.25% का इसको फ़ायदा हो जाएगा। और 31.25% यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से ऊपर की ओर बढ़ता है। उसी समय वाई उसी इमारत की 91वीं मंजिल पर एक लिफ्ट में चढ़ता है और वह प्रति मिनट 63 मंजिल की दर से नीचे की तरफ उतरता है। यदि वे इन दोनों दरों से यात्रा जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर वे रास्ते में मिलेंगे। तो कौन सी मंजिल पर ये दोनों यक्ष और माई मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो सबसे पहली बात, तो इसमें एक व्यक्ति है यक्ष, और ये व्यक्ति जो है वो 11वीं मंजिल पर चढ़ता है। कहाँ पर, 11वीं मंजिल पर ये चढ़ता है और इसको ऊपर की तरफ जाना है। और ये किस स्पीड से जा रहा है, तो ये जा रहा है 57 मंजिल पर मिनट की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति है वाई, और ये जो है 91वीं मंजिल पर चढ़ता है और इसको नीचे की तरफ जाना है। और ये किस स्पीड से चल रहा है, तो ये चल रहा है 63 मंजिल पर मिनट स्पीड से ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ये दोनों लोग कहाँ पर मिलेंगे, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये लोग जो हैं वो टी समय के बाद आपस में मिलने वाले हैं। कितने समय के बाद, टी समय के बाद ये आपस में मिलने वाले हैं। तो जो यक्ष है ये चल रहा है 57 मंजिल प्रति मिनट के हिसाब से, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा टी समय में, तो ये दूरी तय कर लेगा 57 टी की दूरी है जो ये तय कर लेगा। उसके बाद जो वाई है ये 63 मंजिल पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो ये टी समय में कितना दूरी तय करेगा, तो ये जो है वो 63 टी की दूरी जो है वो तय कर लेगा। कितनी दूरी, 63 टी की दूरी तय कर लेगा। इसके बाद ये जो यक्ष है ये क्या चल रहा है, ये जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो वाई है ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि जो यक्ष है वो 11वीं मंजिल पर चढ़ता है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कितना गया है, तो ये ऊपर की तरफ 57 टी की दूरी तय किया है इसने। कितना, 57 टी की दूरी। और जो वाई है ये 91वीं मंजिल पर चढ़ता है,
लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ ये कितनी दूरी तय करके आया है, तो ये आया है 63t की दूरी। इसका मतलब कि ये जो दूरी है ये दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये आ करके एक ही जगह पर ये दोनों लोग मिल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से हम लोग t का मान निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 57t है और यहाँ पर 63t है, यहाँ पर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 60 और 60 120t हो जाएगा, और इधर 11 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40। मतलब कि t का मान कितना हो जाएगा, 40 बटा में 120 बराबर ये हो जाएगा 1/3। t का मान कितना हुआ, तो t का मान जो है वो निकल करके हमारे सामने आ गया 1/3। और यहाँ पर यदि मैं t का मान रख दूँ, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि जो यक्ष है वो उसने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर अगर t का मान रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, ये हो जाएगा 19 मंजिल। ये जो है वो 19 मंजिल ये चल करके गया है ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि ये 11वीं पर तो चढ़ा था, यक्ष जो है वो 11वीं पर चढ़ा था, और 19 मंजिल ये चढ़ करके गया है, अर्थात ये जो है जा करके 30वीं मंजिल पर आपस में मिल गए थे। और 30वीं मंजिल दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 वाले एग्ज़ाम में जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 27 जनवरी को, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। बाकी के जो क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें, वो सारी वीडियोस आप देख पाएँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।